नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वागीश्वरी कक्षा में और मैं हूं प्रतिभा आर्या। दोस्तों, संस्कृत साहित्य में वाल्मीकि रामायण और महाभारत दो ऐसे आधारभूत आर्ष काव्य हुए हैं जिनको आधार बनाकर न केवल संस्कृत साहित्य के कवियों ने बल्कि हिंदी साहित्य और विश्व की अन्य भाषाओं के लेखकों ने भी अपनी कथा, कहानियां, नाटकों इत्यादि की रचना की है। तो उन्हीं में से एक बहुत ही प्रमुख ग्रंथ है जिसका नाम है नल चंपू। चंपू साहित्य में बहुत ही प्रतिनिधि ग्रंथ के समान ये माना जाता है। तो आज हम अध्ययन करेंगे नल चंपू का। तो नल चंपू जिसके अंतर्गत नल और दमयंती की प्रणय कथा, जो कि महाभारत का एक छोटा सा एक आख्यान है, उस पर आधारित है। आइए इसका अध्ययन करते हैं। सर्वप्रथम देखते हैं नल चंपू। नल चंपू त्रिविक्रम भट्ट के द्वारा रचित एक रचना है। अब ये चंपू साहित्य क्या होता है, आइए इसके विषय में सबसे पहले हम देखते हैं। जैसा कि आप हम सभी जानते हैं कि जो काव्य है मुख्य रूप से दो भागों में हमने बांटा है, श्रव्य काव्य और दृश्य काव्य। तो दृश्य काव्य के अंतर्गत जितने भी नाटक इत्यादि हैं या वर्तमान में जितने भी श्रव्य दृश्य साधन हैं, वे सभी इसके अंतर्गत दृश्य काव्य के अंतर्गत आते हैं, चाहे टीवी हो, नाटक इत्यादि जो भी हैं। श्रव्य काव्य के अंतर्गत गद्य, पद्य और चंपू ये तीन प्रमुख रूप से आते हैं। तो गद्य, पद्य और चंपू। गद्य आप जानते हैं कथा, कहानियां इत्यादि गद्य में रची जाती है। जितने भी महाकाव्य हैं, कविताएं हैं, श्लोक, पद्य इत्यादि जो हैं, वो सब पद्य रचनाएं कहलाती हैं। चंपू मुख्य रूप से जो चंपू काव्य है इसे हमें अध्ययन करना है। तो चंपू काव्य मुख्य रूप से गद्य पद्य की मिश्रित रचना कही जाती है, यानी कि इसमें गद्य भी होता है और पद्य भी। तो यहाँ पर ये बात आती है कि जो गद्य है और जो पद्य है, इससे मिश्रित रचनाएं तो कई पाई जाती हैं। फिर चंपू की क्या विशेषता है, आइए इसका अध्ययन करते हैं। जैसा कि हमने कहा कि गद्य और पद्य से मिश्रित जो रचना है उसको हम चंपू काव्य कहते हैं। चंपू इस शब्द में चपी गत्यर्थक धातु है, जिसका अर्थ बताते हैं कि चंपयति योजयति गद्य पद्ये इति चंपू। कि चंपू ऐसा काव्य होता है जो कि गद्य अर्थक चपी धातु है। इसमें ये बताया जाता है कि गद्य और पद्य दोनों का समायोजन तो होता है, लेकिन चपी क्योंकि गति अर्थी की धातु है, इससे बताया गया है कि चाहे गद्य बीच में आ जाए या पद्य बीच में आ जाए, जो कहानी है उस कथा वस्तु का विस्तार होता रहता है। ऐसा नहीं है कि जो बात गद्य में कही उसी को पद्य में पुनः सुंदर दिखाने के लिए दोहरा दिया है। ठीक है, तो इसी प्रकार जो चंपू रचना है इसमें गद्य पद्य दोनों होते तो हैं, लेकिन गद्य हो या पद्य दोनों ही जो कथा वस्तु है उसके विस्तार में सहायक होते हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा कि गद्य पद्य से मिश्रित जो रचना होती है उसको हम चंपू काव्य कहते हैं। अब ये गद्य और पद्य जो है अन्य और कई प्रकार की रचनाओं के अंतर्गत भी इन दोनों की प्रधानता पाई जाती है, जिसमें सबसे पहले आता है विरुद्ध विरुद्ध काव्य और दूसरा है करम्भक। तो देखो, विरुद्ध काव्य आप सभी ने पढ़ा होगा कि जितने भी राजा इत्यादि होते थे, उनके जो राज कवि, दरबारी कवि होते थे, वो राजा की प्रशंसा में बहुत सारी विरुदावलियां लिखते थे। उन्होंने तब तब युद्ध किया, उनका जन्म तब हुआ, उनका ये वंश था, उन्होंने ऐसे ऐसे महान काम किए, उनके सौंदर्य का वर्णन। तो जो विरुदावली है, राज प्रशंसा है, राजाओं की स्तुति है, वो इसके अंतर्गत आती है। इसमें गद्य और पद्य दोनों होते हैं। दूसरा होता है करम्भक। करम्भक जिसमें बहुत सारी भाषाओं का प्रयोग करके और गद्य पद्य का प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार चंपू में जिस प्रकार गद्य और पद्य सम्मिलित होते हैं, उसी तरह विरुदावली और करम्भक में भी होते हैं। किंतु चंपू अपनी एक अलग विशेषता लेके चलता है कि गद्य बीच में आ जाए या पद्य, दोनों में कथा वस्तु का विस्तार होता रहता है। जैसे आपने कई बार महाकाव्यों में देखा होगा कि कोई बात किसी ने डायलॉग में कह दी, संवाद में कह दी, और संवाद को ही और सुंदर दिखाने के लिए उन्होंने एक श्लोक भी रच दिया। तो दोनों में एक ही बात कही गई है, बस काव्य लावण्य का अंतर है। लेकिन चंपू में ऐसा नहीं होता। अब चंपू की परिभाषा करते हुए हेमचंद कहते हैं कि चंपू में सांख और उच्छ्वास दो होते हैं। यानी कि जिस प्रकार कथा वस्तुओं को बांटा गया है, कभी अध्याय में बांटा जाता है, उल्लास इत्यादि में, अंक में बांटा जाता है संस्कृत साहित्य की रचनाओं को, इसी प्रकार चंपू के लिए कहा गया है कि इसको किस में बांटा जाए, उल्लास में बांटा जाए। दूसरा, एक सांख का इसमें प्रयोग किया जाए।
सांक क्या होता है? जैसे कि हमने किरातार्जुनीयम या शिशुपाल वधम इत्यादि में हम ये पढ़ते आए हैं कि प्रत्येक सर्ग के अंत में श्री शब्द का प्रयोग किया है, प्रत्येक सर्ग के अंत में कुछ विशेष बात उन्होंने कही है। इसी प्रकार चंपू में भी सांक का होता है कि प्रत्येक अंक के अंत में कुछ विशेष चमत्कारिक चीज, कोई शब्द, कोई बात, कोई विशेषण इत्यादि का प्रयोग जब करते हैं, इसको हम सांक कहते हैं। तो इस प्रकार जो चंपू है, इसमें सांक और उच्छ्वास ये दो होना जरूरी है, ऐसा हेमचंद कवि कहते हैं। ठीक है, आगे हम इसके विषय में देखते हैं कि अन्य कवियों ने इसके विषय में क्या कहा है। कि हरिदास भट्टाचार्य जी हैं, ये क्या कहते हैं कि चमत्कृत्य पुनाति सह्यान, चमत्कृत्य पुनाति सह्यान विस्मृति कृत्य प्रसादयति चंपू। यानी कि चमत्कार करके जो पवित्र करती है, स्मृति कृत्य प्रसादयति, और जो हमारे स्मृतियां होती हैं उनको प्रसादित करती हैं, यानी कि उनको प्रसन्न करती हैं। इस प्रकार की जो रचना है, चमत्कार कर देने वाली, हमारे बुद्धि में, हमारे मन में चमत्कार का प्रवेश करवा देने वाली जो रचना है, इसको हम चंपू कहते हैं। इस प्रकार हरिदास भट्टाचार्य जी कहते हैं। ठीक है, अब एक सामान्य अध्ययन, जैसा कि हमने पढ़ा है कि सामान्यतया चंपू किसे कहेंगे हम, जिसमें गद्य भी है और पद्य भी है। लेकिन सामान्यतया अगर हम देखें तो गद्य के द्वारा तो वर्णन करते हैं और पद्य के द्वारा भावों को दर्शाते हैं। लेकिन ये एक सामान्य बात है, ऐसा नहीं है कि पद्य में हम वर्णन नहीं कर सकते या गद्य में हम भाव को नहीं दर्शा सकते। ठीक है, तो इस प्रकार से एक सामान्य रूप से ये कहा जाता है कि चंपू में गद्य और पद्य दोनों ही भाव निहित होते हैं। अब अगर इनका इतिहास देखा जाए चंपू काव्य का, तो सर्वप्रथम गद्य और पद्य का जो सम्मिश्रण हम देखते हैं, ये शुक्ल यजुर्वेद में देखते हैं। कहाँ? शुक्ल यजुर्वेद में। इन शुक्ल यजुर्वेद की भी तैत्तिरीय शाखा, मैत्रायणी शाखा, कठ शाखा, कठ संहिता इत्यादि में गद्य और पद्य का मिश्रण देखते हैं। हमने कठोपनिषद भी पूरा विस्तार पूर्वक पढ़ा हुआ है, उसमें हम देख सकते हैं कि उसमें जो कठोपनिषद है उसको भी हमने विस्तार से पढ़ाया है, आप चाहें तो प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। तो इस प्रकार जो चंपू साहित्य है, इसका जो इतिहास है वो यजुर्वेद से शुरू होता है। आगे हम देखते हैं दोस्तों, नल चंपू, जो इसके लेखक हैं उनके विषय में थोड़ा सा अध्ययन कर लेते हैं। इनके जो लेखक हैं, नाम है उनका त्रिविक्रम भट्ट। ये त्रिविक्रम भट्ट एक शांडिल्य ब्राह्मण है। इनके दादा जो पितामह हैं वो श्रीधर हैं, उनके ये पुत्र हैं। इनके पिताजी है नेमादित्य, तो नेमादित्य के पुत्र और श्रीधर के पुत्र हैं त्रिविक्रम भट्ट। इनका जो समय अगर हम बात करें तो 615 ईस्वी या 10वीं शताब्दी का समय इनका माना जाता है। कैसे माना जाता है, इसका प्रमाण क्या है? तो जो राष्ट्रकूट वंश था दक्षिण का, वहां इंद्रराज तृतीय के आश्रित कवि थे ये। कौन? त्रिविक्रम भट्ट। क्योंकि जो हमको वहां से ताम्रपत्र इत्यादि मिले हैं जो राजा की प्रशंसा में कहे गए हैं, उनसे हमें ये पता लगता है कि जो नेमादित्य पुत्र, इस प्रकार का हमें वर्णन मिलता है। अर्थात वो जो उनकी रचना का समानता यदि हम की जाए तो उसमें त्रिविक्रम भट्ट के द्वारा ये रचित रचनाएं मानी जाती है। तो राष्ट्रकूट वंश के इंद्रराज तृतीय के आश्रित कवि अगर इनको माना जाए तो इनका समय 615 ईस्वी के लगभग स्थापित होता है। इन्हें जो इंद्र राजांगी प्रसेवी के रूप में एक उपाधि हमको प्राप्त होती है, जो कि मान्यखेट हैदराबाद से हमको प्राप्त होती है, ताम्रपत्र के ऊपर लिखी हुई। तो ऐसा माना जाता है कि जो इंद्रराज तृतीय हैं, उनके दरबारी कवि होने के कारण स्वयं को उन्होंने इंद्र राजांगी प्रसेवी कहा, और हैदराबाद यानी कि जो दक्षिण का हमारा हिस्सा है, वहाँ इन्होंने, जो इंद्रराज तृतीय है, उन्होंने राज किया था। इसके अतिरिक्त त्रिविक्रम भट्ट के विषय में बहुत ही प्रसिद्ध एक उक्ति है कि यमुना त्रिविक्रम भट्ट। जैसे हम कहते हैं कि माघे संति त्रयो गुणा, हाँ, दंडिना पदलालित्य, इस प्रकार से हम कहते हैं घंटा माघ। तो इसी प्रकार से, क्योंकि यमुना नदी का वर्णन बहुत ही सुंदर प्रभात का वर्णन किया है यमुना नदी के किनारे, तो इसलिए उनका नाम प्रसिद्ध हो गया है यमुना त्रिविक्रम भट्ट। ठीक है, तो अगला हम देखते हैं कि इन्होंने जो नल चंपू है, इसके अतिरिक्त भी इन्होंने मदालसा चंपू की रचना की है। और इसके अतिरिक्त जो इंद्रराज प्रशस्ति है,
इसका ताम्र पत्र का जो लेख है हमें इतिहास में प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से जो त्रिविक्रम भट्ट हैं शांडिल्य ब्राह्मण नेमादित्य के पुत्र हैं और राष्ट्रकूट वंश के इंद्रराज तृतीय जो कि दक्षिण भारत में शासन करते थे उनके राज्य के ये दरबारी कवि माने जाते हैं। तो इस प्रकार से हमने त्रिविक्रम भट्ट के विषय में पढ़ा। अब हम देखते हैं दोस्तों नल चंपू के विषय में। तो जो नल चंपू है, चंपू साहित्य की एक प्रमुख रचना के रूप में हम इस नल चंपू को देखते हैं दोस्तों। तो जो नल चंपू है इसका उपजीव्य क्या है? जैसा कि मैंने बताया कि हमारे भारतवर्ष में जो आर्ष काव्य है, आर्ष काव्य कहते हैं ऐसे काव्य जिनको ऋषियों ने रचा है। तो महाभारत और वाल्मीकि रामायण जो आर्ष काव्य है उनको बहुत लोगों ने उपजीव्य बनाया है। विशेष रूप से जिसे कि विश्वकोश कहा जाता है, इस महाभारत को बहुत सारे लोगों ने अपनी रचना का विषय बनाया है। तो नल चंपू के अंतर्गत भी महाभारत का जो वन पर्व है उस वन पर्व में एक छोटा सा उपाख्यान आता है प्रसंग वश, उसे कहते हैं नलोपाख्यान, जिसमें नल और दमयंती की प्रणय कथा की रचना की गई है। इस नल और दमयंती की प्रणय कथा को आधार बना करके त्रिविक्रम भट्ट ने नल चंपू की रचना की। इसके अंतर्गत 7 उच्छ्वास हैं। जैसा कि कहा गया कि उच्छ्वास होना चंपू की विशेषता है, तो 7 उच्छ्वासों में बटा हुआ नल चंपू है। इस उच्छ्वास के अंक में सांक भी है, जैसा कि हमने बताया सांक भी है। और ये सांक किस रूप में प्रसिद्ध है? हर चरण सरोज। हर चरण सरोज यानी कि प्रत्येक अंक के अंत में यानी उच्छ्वास के अंत में हर चरण सरोज इस पद का प्रयोग किया गया है। ठीक है, हर चरण सरोजांक नाम से ये नल चंपू इसीलिए प्रसिद्ध हो गया। क्यों प्रसिद्ध हो गया? क्योंकि अंक हर चरण सरोजांक, क्योंकि प्रत्येक अंक के अंत में इस सांक का प्रयोग किया गया है, इसलिए नल चंपू प्रसिद्ध हो गया हर चरण सरोजांक के रूप में। अब हम देखते हैं कि गद्य पद्य के अंतर्गत सभंग श्लेष का इसमें चमत्कारिक रूप से प्रयोग किया गया है। सभंग श्लेष अलंकार कैसा होता है आप चाहे तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। सभंग श्लेष के लिए एक अलग से मैंने वीडियो बनाया है। आइए अब नल चंपू के अंतर्गत जो 7 उच्छ्वास हैं इनकी कथा को हम थोड़ा प्रत्येक उच्छ्वास के अनुसार हम इसको देख लेते हैं जी। तो आइए सबसे पहले देखते हैं प्रथम उच्छ्वास। तो प्रथम उच्छ्वास की कथा है। इसको प्रत्येक उच्छ्वास में जो प्रमुख घटनाएं हैं उनको लेकर के हम इसकी एक सारभूत संक्षिप्त विवरण यहाँ पर प्रस्तुत कर रहे हैं। आइए हम पढ़ते हैं। सबसे पहले शुरुआत होती है प्रथम उच्छ्वास की। तो प्रथम उच्छ्वास में एक विस्तार पूर्वक वर्णन किया जाता है निषधा नगरी का। कहते हैं कि आर्यावर्त नाम का एक देश है, उस देश में नगरी है निषधा नगरी। उस निषधा नगरी के जो राजा हैं उनका नाम है नल। राजा है उनका नाम है नल। आइए उसके विषय में देखते हैं। तो सबसे पहले पूरे जो राजा नल है उनका वंश बताते हैं, उनके अमात्य के विषय में बताते हैं। ठीक है, उसके बाद ये बताते हैं अमात्य आता है और ये सूचना देता है कि उनका जो जंगल वाला स्थान है वहाँ पर खड़ी फसलों को जंगली सुअर खा रहे हैं। तो इस प्रकार उनको बुलावा देने के लिए लोग आते हैं। तो वो अपना सारा कार्यभार जो है अमात्यों को सौंप करके आखेट के लिए निकल जाते हैं। अब आखेट के लिए निकलते हैं, वहाँ पर बहुत ही चमत्कारिक रूप से वर्णन आता है कि किस प्रकार उन्होंने बहुत स्फूर्ति दिखाते हुए जंगली सुअर को मार गिराया और अपने खेतों को, अपने जो जंगल हैं, अपने सुंदर बगीचे हैं उनको उनसे बचाया। जैसे ही आखेट करके वो विश्राम करते हैं, विश्राम करते समय उनके सामने से कुछ पथिक निकल करके जाते हैं। उनमें से एक पथिक होता है, उससे राजा पूछते हैं कि कहो, जो पथिक होते हैं उनके पास तो देश विदेश की काफ़ी जानकारी होती है, आप हमारे साथ इस बात को बताइए, साझा कीजिए कि आपका क्या अनुभव रहा। तो ऐसे में पथिक विदर्भ देश की व्याख्या करता है कि कावेरी नदी जो है उसके तट पर कुंडिन नगरी नाम की एक नगरी है। वहाँ पर राजा भीम जो हैं वो राज करते हैं। उनकी एक पुत्री है जो बहुत ही गुणवती और सुंदर कन्या है। उस कन्या का नखशिख वर्णन करते हैं। इस प्रकार पथिक के मुख से जो दमयंती है उसका नखशिख वर्णन सुनकर के राजा के अंतर जो दमयंती है उसे विषयक प्रेम होने लगता है और मन उच्चाटन जैसी बातों में होने लगती है। यानी कि देखो पहले के समय में जो सोशल मीडिया है, पत्र इत्यादि ऐसा कुछ नहीं हुआ करता था। तो ऐसे में आने जाने वाले लोग
एक दूसरे स्थान की जो व्याख्या करते थे, उस व्याख्या ही एकमात्र आधार था और हमारे दिमाग में किसी तरह का कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं था। तो अगर कोई व्यक्ति आकर के इतना विस्तार से बात बनाता है, बातें कहता है, किसी का नक्शिक वर्णन करता है, तो उस विषय में उनकी प्रीति जागना, उसमें बहुत ज़्यादा उनका इंटरेस्ट जाग जाना बहुत ही साधारण बात है। और उसी समय वर्षा ऋतु चल रही होती है, तो वर्षा ऋतु का वर्णन भी वो विस्तार से करते हैं। अब पढ़ते हैं दूसरे उच्छ्वास में क्या होता है। अब देखो, पहले उच्छ्वास में वर्षा ऋतु चल रही है। अब दूसरे उच्छ्वास में आते हुए क्या होता है कि वर्षा ऋतु तो समाप्त हो जाती है, उसके बाद शरद ऋतु प्रारंभ होती है। शरद ऋतु कैसी होती है? जहाँ बिल्कुल स्वच्छ आकाश होता है, दिन में खिली हुई धूप होती है, रात में स्वच्छ चंद्रमा होता है, स्वच्छ आकाश होता है। तो इस प्रकार से शरद ऋतु का वर्णन होता है, प्रारंभ होती है शरद ऋतु। ऐसे में वन में राजा जो है उनको किन्नर युगल और वन पालिकाएं मिलती हैं। वन पालिकाएं कौन होती है? जो बाग बगीचों का इनका ध्यान रखती हैं, उनको वन पालिका कहते हैं। किन्नर युगल, वन पालिका इत्यादि गीत गान इत्यादि गाते हुए निकल रहे होते हैं और वो एक बगीचे में टहलते हैं। उस बगीचे का नाम होता है सरवतु निवास। उस सरवतु निवास नाम के बगीचे में घूम रहे होते हैं। घूमते घूमते राजा को वहां पर एक राजहंसों का समूह मिलता है, हंसों का समूह मिलता है। उनमें से एक हंस को राजा पकड़ लेते हैं और जिस हंस को पकड़ते हैं वो बहुत ही, जिसे कहते हैं, विद्वान हंस माना जाता है। वो आकर के राजा की प्रशंसा में स्वस्ति इत्यादि कहता है और उनकी काफ़ी सारी वंदना इत्यादि करता है, उनकी प्रशंसा करता है कि भाई आप मुझे छोड़ दीजिए। छोड़ने के लिए कहते समय आकाशवाणी होती है कि इस जो हंस है इसको आप छोड़ दीजिए। जब हंस इस बात का निवेदन करता है कि आप मुझे छोड़ दो, अगर आप मुझे छोड़ देंगे तो मैं आपको एक बहुत ही सुंदरी की कहानी सुनाऊंगा। तो इस प्रकार उन्होंने कहा कि ठीक है, आप मुझे कहानी सुनाओ, मैं आपको छोड़ देता हूँ। तो वो दमयंती की ही कहानी को पुनः दोहराता है और बहुत ही सुंदर ढंग से, बहुत आलंकारिक ढंग से वो दमयंती की व्याख्या करता है। ऐसे में राजा भीम और प्रियगु मंजरी की जो संतान है, जो कि शिव की स्तुति करने से प्राप्त हुई है, ऐसी दमयंती का और अधिक व्याख्या करता है और उन्हें बताता है कि शिव जी की स्तुति करने के बाद वहाँ एक दमनक ऋषि हैं। उन दमनक ऋषि के आशीर्वाद से प्राप्त होने के कारण उस सुंदरी कन्या का, गुणवती कन्या का जो नाम है वो क्या है? दमयंती पड़ गया है। अब देखते हैं तृतीय उच्छ्वास में। तृतीय उच्छ्वास में यहाँ पर विस्तार पूर्वक दमयंती जो है उसके विषय में बताते हैं। कैसे कि दमयंती ऋषि की दमनक ऋषि की जो है कहानी चल रही होती है, यहाँ पर वो बताते हैं कि आपको पुत्री रत्न की प्राप्ति होगी। तो वो आपस में ऐसे बोलते हैं कि भाई पुत्री रत्न की क्यों, हमको तो पुत्र रत्न चाहिए, बड़े दिनों से हमको संतान नहीं हुई है। तो वो बताते हैं ऋषि कि ये पुत्री आपकी ऐसी होगी कि पूरा इतिहास इसको याद रखेगा, इतनी गुणवती आपकी ये कन्या होगी और पूरे ऐसे बहुत सुंदर राज्य में राज करेगी, इस प्रकार की ये कन्या होगी। तो इसलिए आप चिंता मत कीजिए, ये पुत्रों से, 100 पुत्रों से अधिक चमत्कारिक होगी। तो यहाँ बताया जाता है कि दमनक ऋषि के आशीर्वाद से दमयंती का जन्म कैसे होता है, वो किस प्रकार विद्याओं को प्राप्त करती हुई बड़ी होती है, किस प्रकार अनेक विद्याओं में निपुणता को प्राप्त करती है और किस प्रकार उसके सौंदर्य जो है पूरे जनमानस में फैला हुआ है। इस प्रकार वर्णन करके हंस मौन हो जाता है। अब बात आती है चतुर्थ उच्छ्वास की। इस चौथे उच्छ्वास में राजा नल उस हंस को, जिसने की सुंदर कहानी को कह दिया है, उस हंस को आभूषण देकर के विदा करते हैं। और जो हंस है वो उड़ता हुआ कहाँ होता है? उड़ता हुआ वो जो दमयंती है उनकी कुंडिन नगर नाम की जो नगरी है, वहाँ में महिलाएं जो अटखेलियां कर रही होती है उनके बीच में उतरता है। अब जैसे उसने राजा नल को ये कहानी सुनाई, उसी प्रकार आलंकारिक भाषा में पूरा वृतांत राजा नल के विषय में कहती है कि उनका वंश कैसा है, कितने गुणों से वो युक्त हैं, कितने बड़े राज्य के वो स्वामी हैं, उनकी प्रजा कितनी प्रजावत्सल है, कितने प्रजावत्सल वो राजा हैं, उनका राज्याभिषेक किस प्रकार से हुआ है। ये सारी बातें वो जाकर के दमयंती से कह देते हैं और बताते हैं कि वो बहुत ही सुंदर और समृद्ध राज्य के राजा हैं और बहुत ही गुणी हैं और उससे भी बड़ी बात है वो आप में अनुरक्त भी हैं। पंचम उच्छ्वास में क्या होता है कि जो राजहंसी होती है वो राजा नल की पूरी कहानी कह देती है, कह करके मौन हो जाती है। पर जैसा होता है कि हमें बातें
जब ऐसी इंटरेस्टिंग बातें चल रही होती तो ऐसा लगता है कि और विस्तार से बताओ। विशेष रूप से जो कथा प्रसंग होते हैं, प्रेम प्रसंग होते हैं, इनके विषय में सुन सुन करके भी बहुत ज़्यादा सुख प्राप्त करते हैं लोग। तो इस प्रकार जो कहानियाँ हैं, तो बीच में सखी कहती है कि आप रुक क्यों गए, थोड़ा और विस्तार से बताइए। तो उनके कहने पर और अधिक वर्णन करता है, और वर्णन करके राजा नल का, उनके राज्य का, उनके गुणों का, उनके सौंदर्य का वर्णन करके वो हंस विदा कर देती हैं। ये हंस पुनः फिर कहाँ, राजा नल के पास पहुंचता है। विदर्भ देश के जितने भी मंत्री हैं वो स्वयंवर का निर्णय करते हैं। विदर्भ देश कौन सा, जो दमयंती का घर है, दमयंती का जो राज्य है, इस राज्य के जो मंत्री हैं वो ऐसा निर्णय करते हैं कि अब जो दमयंती है संपूर्ण गुणों से और विद्या से युक्त हो गई है, तो क्यों ना स्वयंवर का आयोजन किया जाए। स्वयंवर का आयोजन करके राजा नल को भी वो आमंत्रित करते हैं। अब राजा नल मंत्रियों सहित विदर्भ देश में गमन करते हैं, और इस बीच में पड़ने वाले समस्त नगर, समस्त प्राकृतिक छटाएं, बीच में आने वाले सारे नदी नाले, प्रकृति, सब प्रकार के जो सौंदर्य होते हैं उनका वर्णन करते हैं। साथ में जो राजा नल है, उनका रथ है, उनके घोड़े हैं, उनकी सेनाएं हैं, साथ में आने वाले लोग हैं, उनकी पोशाक इत्यादि है, इनका विस्तार पूर्वक वर्णन करते हैं, बहुत सुंदर। साथ में बीच में ही, इससे पहले कि वो पहुंचे स्वयंवर में, जो आकाश से लोकपालों का इस प्रकार से आकाशवाणी होती है, लोकपालों का उनका निवेदन होता है कि ये जो विवाह है, ये इंद्र के साथ इनका विवाह होना है, इसलिए आप अदृश्य हो जाइए, आपका विवाह उनसे नहीं हो सकता। ठीक है, उन्हें वर भी देते हैं कि आप अदृश्य होकर उसे देख तो पाएंगे, लेकिन आपको स्वयंवर में शामिल होकर के उनके लिए एक वर नहीं बनना है। तो इस प्रकार अदृश्य होने का वरदान पा करके जो राजा नल है वो चल देते हैं वहाँ से। वहाँ जो रेवा है, रेवा नदी है, उसकी शोभा का, दिन रात का इनका वर्णन करते हैं। और यहाँ पर पूरे ही इसके अंतर्गत नल चंपू में प्रातःकालीन और संध्याकालीन आराधना का विशेष रूप से वर्णन किया गया है। वो कितना भी दुखी हो जाता है, कितना सुखी, कितना भी अनुरक्त हो जाता है, लेकिन सुबह और शाम की आराधना का इसमें बहुत विशेष रूप से वर्णन किया गया है। शिव आराधना करते हैं और सो जाते हैं। अगले उच्छ्वास यानी छठे उच्छ्वास के अंतर्गत अब वो नर्मदा पार कर चुके हैं, दक्षिण की नदी है नर्मदा, नर्मदा पार कर चुके हैं। विंध्याचल पर्वत का यहाँ पर बहुत सुंदर वर्णन आता है, जहाँ पर इन्हें एक पथिक मिलता है और वो आशीर्वाद देता है किसे, कि आप जाओ और अपना जो कार्य है उसको निर्विघ्न समाप्त कर दो। यहाँ पर पुष्पराक्ष नाम का एक दूत होता है, जो दमयंती का संदेश लेकर के आता है, दमयंती का संदेश वाहक होता है, कि वही कहाँ तक पहुँचे। पिछले राजा महाराजा जो होते थे, अगर कोई किसी विशेष व्यक्ति को उन्होंने बुलाया है तो बीच बीच में दूत खड़े कर देते थे, वो आकर सूचना देते थे कि यहाँ तक आपके जो मेहमान हैं यहाँ तक पहुँचे हैं, यहाँ तक पहुँचे हैं, ऐसा ऐसा उनका वर्णन करते थे। यहाँ तापी नदी को भी पार करते हैं, उनका वर्णन करते हैं। यहाँ पर फिर कुंडिन नगर में प्रवेश करते हैं, प्रवेश करते ही नगरी का सौंदर्य बताते हैं और उनके स्वागत में जिस प्रकार उन्होंने व्यवस्थाएं की है वो बताते हैं। यहाँ पर अब जो दमयंती है ये खिड़की में बैठी होती है, खिड़की के किनारे बैठी होती है और उनका बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रही होती है। पयोष्णी नदी है, पयोष्णी नदी के किनारे बैठ करके जो दमयंती है, ये भुर्ज पत्र पर अपना संदेश लिख करके, और विहग वारिका नाम की जो इनकी सखी होती है, उस सखी से अपना संदेश भिजवाती है राजा नल को। अब दमयंती अपनी अंगूठी, अपना लाल वस्त्र और अपना विशाल हाथी ये भेजती है, कहाँ पर, राजा के पास, अपने एक चिन्ह, अपनी निशानी के तौर पर। तो इस प्रकार विंध्याचल का वर्णन करते हैं, कुंडिनपुर में प्रवेश करते हैं और वहाँ उनका स्वागत होता है। इसका वर्णन छठे उच्छ्वास में हो चुका होता है। अगला देखते हैं, अगला जो देखते हैं सप्तम उच्छ्वास जो है, इसमें वहाँ पर एक जो प्रतिहारी पुराना ब्राह्मण होता है, काफी वृद्ध ब्राह्मण, उनके द्वारा राजा नल का पारंपरिक रूप से स्वागत किया जाता है। अब ये जो राजा भीम हैं उनसे भेंट होती है राजा नल की। उसके बाद दमयंती तक संदेश पहुंचाया जाता है कुबड़ी के द्वारा, और पर्वतक जो है वो राजा नल का संदेशवाहक है, और इस प्रकार आपस में संदेशों का आदान प्रदान चल रहा है। और जो पर्वतक है उसके द्वारा जो दमयंती है वो बहुत ही स्वादिष्ट भोजन नल के लिए भेजती है,
दमयंती लोकपालों के समाचार को सुनती है, पता लगता है उसे कि इस प्रकार लोकपालों का संदेश है, तो वो राजा नल को नहीं वरण कर पाएगी। अब अदृश्य होकर के जो राजा नल हैं, ये दमयंती के दर्शन करते हैं और इंद्र का संदेश जो है दमयंती को स्वयं अपने मुख से दुखित होकर के सुनाते हैं। यहाँ पर वो रात्रि व्यतीत करते हैं, दोनों का आपस में संवाद होता है और यहीं पर जो नल चंपू है इस समाप्त हो जाता है। अब इस समय में जो त्रिविक्रम भट्ट हैं, इन्होंने एक परंपरा को तोड़ा है कि कोई भी कहानी हमेशा सुखांत नहीं होती। कुछ कहानियां ऐसी भी होती हैं जिनका अंत दुखांत होता है। तो इस प्रकार से आगे की जो कहानी है इन्होंने बताई नहीं है, यहीं पर अपना जो काव्य सौंदर्य अलंकार इत्यादि का प्रयोग करके सुंदर रचना को यहीं समाप्त कर दिया है। तो नल चंपू को, यदि नल चंपू को विशेष रूप से देखा जाए तो ये एक दुखांतिक कथा का अंत है। आगे हम देखते हैं कुछ इसकी विशेष बातें जो परीक्षा में पूछी जाती हैं। राजा नल और दमयंती। राजा नल जो है ये निषद नगरी के राजा हैं और निषद देश के राजा है और निषिधा नाम की इनकी नगरी है। इनके पिता वीरसेन और रूपवती माता है। और यहाँ बात करें दमयंती की तो कुंडिनपुर नाम की इनकी राजधानी है। नाम है देश का विदर्भ देश और राजा भीम और प्रियगु मंजरी की ये पुत्री हैं। दोनों ही संतानें शिवाराधना से प्राप्त हुई हैं, ये इनमें एक समान बात है। अब देखिए जो राजा नल है इनका अमात्य है शुद्धसेन। ये पथिक से बात करते हैं और हंस से बात करते हैं। लेकिन अब बात करते हैं अगर दमयंती की, तो इसमें देखिए प्रियवदिका नाम की इनकी एक सखी है। दमनक ऋषि के आशीर्वाद से दमयंती ये नाम पड़ा है। संदेश वाहकों में पुष्पराक्ष है, कुबड़ी है, वामनी है, विहगवारिका इनकी एक सखी है जो बीच में बोलती है कि थोड़ा विस्तार से कहानी सुनाओ। पर्वतक एक इनका संदेश वाहक है और एक वृद्ध प्रतिहार है जिन्होंने राजा नल के नगरी में पहुंचने पर स्वागत किया। तो इस प्रकार दोस्तों नल चंपू को हमने एक विस्तार पूर्वक जो इसकी कहानी है उसको संक्षेप में सभी उच्छ्वासों का हमने संक्षेप इसमें अध्ययन किया और जितने भी प्रश्न मुख्य रूप से पूछे जाते हैं इस ग्रंथ से उनका विस्तार पूर्वक अध्ययन किया। उम्मीद है दोस्तों आपको ये नल चंपू की कहानी कथा समझ आई होगी और आपको उपयोगी रही होगी। इसी के साथ अभी के लिए हम विराम देते हैं, फिर किसी नए वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए आपको धन्यवाद और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।